आ गए तुम लोग। क्या देखने आए हो सर? पेपर का पैटर्न जानने आए हो कि एमटीपी 2 का डिस्कशन लेने आए हो? सर दोनों ही केसेस में मेरा तो फायदा है, मतलब तुम्हारा तो फायदा ही है, क्योंकि तुम्हारा फायदा अल्टीमेटली मेरा फायदा होता है। बट तुमको एक बात बोलूं क्या, थोड़ा सा ना मैं नाराज हूं। किससे सर? आईसीआई से। सर क्यों नाराज हो आप? खफा खफा दिख रहे हो सर। अरे मेरे को एक बात बताओ, हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चा एग्जाम देने जाए, उससे पहले एक बार एग्जाम का माहौल ले ले। मूवी देखने से जाने से पहले थोड़ा ट्रेलर ले ले। इंस्टीट्यूट कहता है मेरे ऑफलाइन सेंटर में जाओ, 1:45 में आपको पेपर मिलेगा भैया, 2 बजे से 5 बजे तक आप वहां लिख के आओ। वो लोग इवेलुएट करके देंगे, 100 रुपए पेपर का देना उनको। कई सारे सेंटर्स में ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। बट मैंने ही बोला, जब तुम पूरा माहौल एग्जाम का सेट कर रहे हो, थोड़ा पेपर भी वैसा सेट करो ना। मतलब कुछ तो नया दो, कुछ तो नया दो। एमटीपी 1 पूरा आज तक सारे क्वेश्चन हमने बना चुके हैं। एमटीपी 2 एक क्वेश्चन, इवन 1 मार्क का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने आज तक बनाया नहीं है। हमारा देखा हुआ, समझा हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है सर। एग्जाम पुराने जो उठा लो, मोस्ट रीसेंट 3 एग्जाम के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट ने कर दिया एमटीपी 2 में। पिछला अटेम्प्ट की बात करें तो दोनों एमटीपी में कुछ कुछ क्वेश्चंस नए थे, लेकिन ये वाले एमटीपी आइदर 1 हो चाहे 2 हो, सारे क्वेश्चंस वही है जो पुराने एग्जाम्स में उठा के लिए गए हैं। इसलिए तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था एग्जाम के लिए, भैया एमटीपी 2 का डिस्कशन डालो। तुम सभी ने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बना लिए, बट स्टिल बच्चों का मैसेजेस आने लगा कि सर एमटीपी 2 डाल दो, कब आएगा कब आएगा। मैंने बोला चलो बना देते हैं। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर एमटीपी 2 का डिस्कशन चालू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बोल दूं। जैन 26 को एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, थोड़ा अब ज्यादा सीरियस हो जाओ। एडमिट कार्ड वगैरह भी रिलीज हो चुका है, तो भैया अब जो है ना, तुमको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। तुमने तैयारी तो कर ली, जो होना था जितना होना था हो लिया भैया। अब तुमको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट वाले कपड़े पहनने। वो कंपनी में पढ़ा है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कपड़े पहन लेता है, राइट्स एंड राइट्स, उसको सारे राइट्स और पावर्स मिल जाते हैं ह्यूमन बीइंग के। बस आपको कपड़े पहनने हैं पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस का। एक बार उसका कपड़ा पहन लिया ना सर, वो उसके बाद टेंशन फ्री होके एग्जाम देने जाओ। पॉजिटिव रहो, जितना किया है उसी में से एग्जाम में आएगा ऐसा सोचो। जो भी आएगा 100% लिख के आऊंगा ऐसा सोचो। भैया जो आएगा वो कहीं ना कहीं मेरा पढ़ा हुआ तो है ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा ना, ऐसा सोचो। कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं एक बार तुमको पैटर्न वगैरह बता देता हूं, है ना, और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी समझा देता हूं। कोई नया सवाल नहीं है पूरे एमटीपी में, पहले तो ये बात क्लियर कर लूं। सारे सवाल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से आए हैं ज्यादातर, है ना। आपने लगभग सारे क्वेश्चंस किए होने चाहिए पहले से, क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चंस है पुराने क्वेश्चंस है, तो मैं उम्मीद करता हूं तुम सभी ने वो सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मेरा यहाँ पे जो पर्पस रहेगा वो थोड़ा स्पीड रहेगा सर। मैं ना थोड़ा स्पीड लेके जाऊंगा हमारे एमटीपी 2 को, क्योंकि तुम्हारा एक एक मिनट अभी क्या कीमत रखता है वो मैं जानता हूं। तुम्हारा एक मिनट भी अभी खराब करना मेरे लिए पाप लगाने जितना बराबर होगा। तो भैया तुम्हारे लिए मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा रखूंगा, पहले से तैयारियां करके आया हूं, फटाफट निपटा के जाना है सर। अच्छा, इसके अलावा मैं तुमको एक बात और बता दूं कि भैया अगर तुमने अभी तक मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन प्रोसीड योर प्रिपरेशन। क्यों सर ऐसा? अरे भैया मैं बताता हूं, वो एग्जाम में भगवान की दया से कई दफा फंस जाता है, आ जाता है। तुम देखो ना, 65,000 लगभग स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देख लिया है। अरे एग्जाम देते हैं 80,000 बच्चे, 65,000 बच्चे तो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो देख चुके हैं 2 हफ्तों के अंदर। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है यहाँ पे, तुम समझो। तुम समझ लो कि यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसके बाद उनको ज्यादा वेटेज दो, बाकियों को तुम अगर कम वेटेज भी दोगे चलेगा, टाइम को देखते हुए। इंपॉर्टेंट सब है, मैं बस ये बता रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है। डन सर, बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं सर। और मैंने बताया कि भैया पेपर का पैटर्न की बात पहले कर लेते हैं। जो लोग पेपर का पैटर्न जानने आए हैं, जिन्होंने एमटीपी 2 पहले ही सॉल्व कर लिया है, उनको अलविदा कर देते हैं यहीं से। सर पेपर का पैटर्न अगर तुमको मैं क्रक्स बताऊं ना, तो देखो 2025 तक का जैसा पैटर्न आता था ना, वैसा ही पैटर्न एमटीपी 1 और एमटीपी 2 में देखने को मिला है। सिर्फ सितंबर 25 का जो पेपर का पैटर्न था वो बदला है सर। सितंबर 25 में बेसिकली हुआ ये था कि 126 में से केस स्टडी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए थे। 74 मार्क्स का केस स्टडी
स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था और 52 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था। बट ऐसा जो है ये हमारे इस बार के एमटीपी में नहीं हुआ है। दोनों में पहले जो पेपर पैटर्न आया करता था अभी भी यहाँ पे वही पेपर पैटर्न बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही फॉलो हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है एग्जाम में क्या रिपीट होगा? बिफोर वाला होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब सितंबर 25 से पहले जो पेपर पैटर्न आता था इसके चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसके जैसा आएगा, थोड़ा एक आध क्वेश्चन को ऊपर नीचे करा जाएगा। पूरा एग्जैक्ट सितंबर 25 का जो पैटर्न था वही पैटर्न रिपीट हो ऐसा बिल्कुल मुझे मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं होगा, हाँ पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा। एक आध क्वेश्चन की जगह जहां थ्योरी है वहां पे इंस्टीट्यूट केस स्टडी डाल देगा, एक आध जगह चेंजेस आने के बिल्कुल चांसेस मेरे को लग रहे हैं। ऐसा पैटर्न है, इसके चांसेस मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। खैर आगे देखते हैं सर क्या होता है, इंस्टीट्यूट खुद बताएगा ये चीज, तो ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो देखो एमटीपी 2 का फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादातर केस स्टडीज को डिफाइन कर दूंगा, थ्योरी क्वेश्चन तुम अपने लेवल पे देख लेना, समझना बात को। सबसे पहले बोलते हैं कि भैया वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बता दो। यूनिट 1 और यूनिट 3 से ये क्वेश्चन निकल के आता है। सर आप हमको ये पीडीएफ दे दोगे क्या? मैं तुमको ये टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, सीए वाला बाय पीडब्ल्यू वाले चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है। अच्छा तो मेरे को वैलिडिटी बताओ कि मिस्टर पलक ने, भैया मिसेस पलक ने बोला कि मैं 10,000 रुपए दूंगी मैरिज ब्यूरो को, बदले में मैरिज ब्यूरो क्या देगा? सिर्फ जानकारियां देगा, इंफॉर्मेशन देगा प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स के। पोपटलाल की जानकारी दे दो, मतलब कौन कौन वो आदमी है जो शादी करना चाहते हैं उनकी जानकारी बस मुझे दे दो, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। ये किसने बोला? ये मिसेस पलक ने बोला। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड कहलाएगा? द आंसर इज नो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल वैलिड है। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे तुम कोई, अरे पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर तुमको याद आ रहा हो, या तुमको अगर वो मैरिज ब्यूरो वाला कॉन्सेप्ट याद हो, तो तुमको मैं याद दिला दूं कि मैंने किसी को पैसा दिया और उसको बोला मुझे भैया किसी से शादी करा दे, मेरी शादी तू करवा दे उसके साथ में, है ना, या किसी और के साथ में, तो भैया वो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पलक पैसे दे रही है सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि कौन कौन भैया दूल्हे बन सकते हैं, दूल्हों का सारा, दूल्हे लोगों का सारा बायोडेटा मुझे आप दे दो। तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लेने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा। मैं तुमको सजेस्टेड आंसर से भी थोड़ा सा आंसर एक बार रूबरू फटाफट से करा देता हूं, ताकि तुमको बाद में कोई दूसरी मेहनत करने की जरूरत ही ना रहे। तो बोला गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भैया फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पे हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल हमारा इरादा सिर्फ जानकारी लेने का है, तो भैया ये लॉफुल कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। दूसरे पॉइंट पे बोला भरत ने एग्री किया है कि भैया मैं व्हाइट बुल बेचूंगा, व्हाइट बुल आपको बेचूंगा, लेकिन दोनों पार्टी को यह बात नहीं पता कि जिसको बेचने की बात करी जा रही है वो तो पहले ही मर चुका है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो डेड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। रीजन क्या दोगे? बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी मिस्टेक में है कि भैया बुल जिंदा है लेकिन भैया वो तो एक्चुअल में मर चुका था, तो ये बायलैटरल मिस्टेक के तहत क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भैया ऋषभ ने सेल किया है गुडविल अपने बिजनेस का ओमकार को 10 लाख रुपए में। सर बस यहीं तक रखो, बात समझ में आ गई कि एक आदमी ने अपना गुडविल बेचा है, हम उस आदमी को काम करने से रोक रहे हैं, क्या ये रोकना जायज है? आंसर इज यस, अगर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज जो किया गया है वो रीजनेबल है। लोकल लिमिट्स के दायरे के अंदर आप दोबारा काम मत करना, कंपटीशन हमारा मत बनना, है ना। ऋषभ ने गुडविल बेचा है अपने बिजनेस का ओमकार को 10 लाख रुपए में और वादा किया है कि भैया मैं कैरी ऑन नहीं करूंगा सिमिलर बिजनेस, लोकल लिमिट के अंदर नहीं करूंगा, तो भैया ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्यों वैलिड कहलाएगा सर? क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड जो होता है वो जनरली वॉइड होता है, बट अगर गुडविल का केस करें, एक्सेप्शन की बात करें, गुडविल पार्टनरशिप को, आप पार्टनरशिप में जब तक हो तब तक दूसरा बिजनेस करने से, कैरी ऑन करने से रोकना, एम्प्लॉय को रोकना कि तू दूसरी जगह काम मत करना, ये सब एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड होते हैं बट वैलिड होते हैं, है ना। नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, ये रीजनेबल होना चाहिए, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। और चौथे केस में बोला कि एक प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए की है, उसको भैया 25,000 रुपए में बेच दिया गया। किसने बेचा? एक अनसाउंड माइंड के आदमी ने बेचा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। रीजन क्या दोगे? रीजन ये है कि अनसाउंड माइंड का आदमी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो भैया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा।
डन सर, पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, कंपनीज एक्ट का पहला पॉइंट बोलता है, जहां पे ये वाला सवाल अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। देखो ये वाला सवाल भी जनवरी 25 में 7 मार्क्स का आया था, ऊपर वाला सवाल। नीचे वाला सवाल सर मई 25 में 4 मार्क्स का आया था। बेसिकली स्मॉल कंपनी का सवाल था, कई बच्चों से गलती हो गई थी। स्मॉल कंपनी कब ट्रीट किया जाएगा ये बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर था 10 करोड़ रुपए, पेड अप शेयर कैपिटल था 1 करोड़ रुपए। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद करो तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर अभी अभी जो अमेंडमेंट आया है 10 करोड़ और 100 करोड़ कर दिया गया है, क्या हमारे एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट है? क्या ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो सर, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। हमको 4 करोड़ और 40 करोड़ की ही लिमिट चेक करनी है। तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है 4 करोड़ के अंदर होना चाहिए। यहां पे बोला गया कि 1 करोड़ है, लिमिट के अंदर है, बिल्कुल लिमिट के अंदर है सर। टर्नओवर सर 40 करोड़ के अंदर होना चाहिए, यहां तो टर्नओवर 10 करोड़ ही है। देखने से तो लग रहा है कि स्मॉल कंपनी है ये, बट आगे जाके बोला गया कि इसके 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 60,000 इक्विटी शेयर्स किसी और के पास थे, यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास थे। यहां पे देखो मैंने तुम्हारे पहले ही बना दिया है कि भैया एसटीएस का टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल तो लिमिट के अंदर है, लेकिन इसके 60,000 शेयर्स किसी दूसरे के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% शेयर्स कोई और होल्ड करता है, और 60% कोई और होल्ड करता है मतलब मोर देन वन हाफ किसी और के पास है। तो एसटीएस जो है ये बन गई भैया हमारी सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। याद आया? हाँ सर, सजेस्टेड आंसर दिखा दूंगा, डोंट वरी। दूसरे पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। जेड एक्स लिमिटेड के पास पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ रुपए का, टर्नओवर है 35 करोड़ का, लिमिट तो अंदर है सर, लेकिन जेड एक्स लिमिटेड लिखा है, मतलब ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। और पब्लिक कंपनी जो होती है स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ये हमारे डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ऐसी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जो है ना वो स्मॉल कंपनी बन सकती है, अगर अदर देन पब्लिक कंपनी डेफिनेशन में ही लिख दिया है। तो भैया जेड एक्स लिमिटेड लिखा था, इसलिए वहां पे पब्लिक कंपनी क्या नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ये लिमिट की बात हो गई। एक्सेप्शन में बोल दिया होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कभी भी हमारा जो है स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। और लास्ट में बोला गया एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है क्योंकि 60% किसी और के पास है, और जेड एक्स जो है ये पब्लिक कंपनी है। बढ़िया सर, आगे चलता हूं मैं। तो कंपनीज एक्ट का ही दूसरा सवाल बोलता है जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड के पास 9 डायरेक्टर्स थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इनके आर्टिकल में कोरम को लेके एक बात लिखी हुई है। सर कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में, है ना, मीटिंग को पूरा करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल कहता है कंपनी का कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 1/3 होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, या फिर 2 होना चाहिए विच एवर इज हायर, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। स्ट्रेंथ कितनी है सर? 9 डायरेक्टर्स। 1/3 कितना हो गया? 3, या फिर 2 विच एवर इज हायर। 3 डायरेक्टर होने चाहिए तभी जाके मीटिंग जो है संपन्न मानी जाएगी। लेकिन आगे बोला गया कंपनी अब चाहती है अमेंड करना अपने आर्टिकल को, और वो चाहती है कि कोरम जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? स्ट्रिक्ट कर दो। कोरम जो है बोर्ड मीटिंग का 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कर दो, या फिर 4 डायरेक्टर्स, पहले 2 था अब उसको 4 करना चाहते हैं। तो भैया क्या वो कर सकते हैं? तो देखो 9 डायरेक्टर की बात है। 9 डायरेक्टर में कोरम में बोला गया कि कोरम बनाने के लिए 1/3 और 2 विच एवर इज हायर ले लो। तो भैया विच एवर इज हायर हमारा 3 आ रहा है, लेकिन बाद में कंपनी चेंजेस करना चाहती है 1/3 या फिर 4 विच एवर इज हायर। तो यहां पे बन गया 4। अब देखो सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कंपनी को एडवाइस करो, एडवाइस दी कंपनी ऑन द प्रोसीजर कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे आएगा विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या आपका आंसर डिफर करेगा अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है? तो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलता है सर? अगर पब्लिक कंपनी है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर तुम रिकॉल करो तो प्रोविजंस मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर पास करना होता है। तो भैया आर्टिकल को अल्टर करना होता है। और प्राइवेट कंपनी का अगर आर्टिकल को अल्टर करना है तो आपको सारे मेंबर की अप्रूवल लगेगी, तब जाके आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पास कर सकते हो। यही चीज पब्लिक कंपनी के केस में एसआर पास करने से हो जाता है। कभी भी आपने भैया एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाला है, आपको रजिस्ट्रार बाबू को नोटिस देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी है भैया
तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को सारे मेंबर का अप्रूवल लेना है और एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाल के उसको 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज पब्लिक कंपनी होता तो एसआर पास करके आपको ये बात बनानी पड़ती। तो देखो यहाँ पे फटाफट से एंट्रेंसमेंट प्रोविजन कब डाल सकते हो, मेड इधर ऑन द फॉर्मेशन डाल सकते हो या फिर बाद में कंपनी बनने के बाद अमेंडमेंट कर दो आर्टिकल में। अमेंडमेंट करोगे अप्रूवल लेना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर का, पब्लिक कंपनी में एसआर का। नोटिस आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। तो भैया जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड को भैया क्या करना पड़ेगा, सारे मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने आर्टिकल में चेंजेस करने के लिए। और लास्ट में बोला गया कि अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो एसआर पास करके बात बन जाती। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तुम जानते हो, नॉमिनल पार्टनर जानते हो तुम, है ना। और कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक होती है पार्टनरशिप एक्ट में, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म में, कोई आना जाना, मर जाना, भैया डेथ होना, रिकॉन्स्टिट्यूशन से कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। 4 नंबर का आया था सितंबर 24 में ये वाला सवाल। क्या कहता है, ये सोगा का सवाल है, तुमको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो सोगा में यहाँ पे बोलता है कि आरके ने ऑर्डर दिया सीको को, आरके ने ऑर्डर दिया सीके को 2000 केजी चावल चाहिए। क्या चाहिए? राइस चाहिए। कितना? 25 किलो का बोरा होना चाहिए, हर बोरा 25 किलो का होना चाहिए, पिंक कलर के बैग में देना और छत्तीसगढ़ का चावल देना। फिर से सुनना, आरके ने ऑर्डर दिया सीके को, बोला 2000 किलो चावल चाहिए, छत्तीसगढ़ का चावल चाहिए, पिंक कलर के बैग में देना, हर बैग 25 केजी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सीके ने, जो सेलर है, उसने क्या माल भेजा? उसने 2000 किलो ही माल भेजा, मंगाया था 2000, दिया भी 2000, लेकिन मिक्स कर दिया सर। 1800 किलो जो है ना महाराष्ट्र का चावल भेज दिया और वो भी 30 किलो के बैग में भेजा, और 200 किलो जो है छत्तीसगढ़ का चावल भेजा और 25 किलो के बैग में भेजा। अरे 2000 मांगा था, तूने 200 भेजा है, 1800 तो तूने महाराष्ट्र का भेज दिया। बताओ क्या होगा? दोबारा पढ़ते हैं सर। आरके जो है बायर है, उसने सीके सेलर को बोला कि मेरे को 2000 किलो का बासमती चावल चाहिए जो छत्तीसगढ़ में बनता है, और इसको आप पैक करना पिंक कलर के बैग में, 25 किलो का ईच बैग होना चाहिए। सेलर ने अग्री किया, भैया मैं बिल्कुल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई स्टाफ वगैरह से, उन्होंने 1800 किलो जो है बासमती राइस जो है जो महाराष्ट्र का है वो दे दिया कलर बैग्स में, व्हाइट कलर के बैग में दे दिया और 30 किलो के बैग में दे दिया। मांगा था पिंक बैग में, मिला पिंक, मांगा था पिंक में, मिला व्हाइट बैग में। मांगा था पिंक बैग में, मिला व्हाइट बैग में। साथ ही मांगा था 25 किलो में, मिला 30 किलो में। मांगा था छत्तीसगढ़ का, मिला महाराष्ट्र का। अच्छा, अब हुआ यहाँ पे ये कि इन पिंक बैग रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट, रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनालाइज करो वेदर बायर के पास राइट है क्या कि वो रिजेक्ट कर सकता है एंटायर क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस को। बताओ क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? ये आपका सवाल है। तो सर यहाँ पे ना सेल बाय डिस्क्रिप्शन लगेगा, जो मांगा था वो मिला नहीं, है ना। और आपको सेल बाय सैंपल लगेगा क्या? सर नहीं सर, क्योंकि सैंपल तो आया नहीं, सैंपल बल्क से मिलना चाहिए, ऐसा तो कोई बात था नहीं। यहाँ पे पिंक कलर का बैग मांगा था, पिंक कलर का बैग नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन की बात होगी। और साथ ही ना आपको वो मिक्सचर वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर किया। 2000 मांगा था तो 2200 थोड़े ही दिया है सर, ऊपर की क्वांटिटी नहीं दी, 1800 थोड़े ही दिया है सर, नीचे की क्वांटिटी नहीं दी, लेकिन सर मिक्स करके दे दिया। तो मिक्स वाले पॉइंट में भी आप ये लिख सकते हो कि अगर सामान आया है बट मिक्स करके आया है, तो इस केस में बायर अगर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है पूरे गुड्स को, या फिर जो मिक्स करके आया है उसके हिसाब से जितना सामान है पार्ट गुड्स को वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी को रिजेक्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि भैया जहां पे देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कॉरेस्पॉन्ड करेगा विद द डिस्क्रिप्शन। बायर बाउंड नहीं है माल एक्सेप्ट करने के लिए अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है। तो ऐसा ये पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस को दोबारा लिख दिया। बायर के पास राइट है रिजेक्ट करने का एंटायर क्वांटिटी ऑफ राइस, क्योंकि वो डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। सर यहाँ पे ना वो मिक्सचर वाला केस स्टडी का आंसर नहीं दिया गया है, आप लोग एग्जाम में चाहो तो बिल्कुल ऐड करके आ सकते हो। फिर बोलता है अगला सवाल जो आया था 3 मार्क्स के लिए सितंबर 24 में, बढ़िया सवाल है, यूनिट नंबर 1 का है, सोगा में से ही। ये बोलता है कार्तिक ने बोला है, कार्तिक ने क्या बोला पता है? कार्तिक ने क्या बोला? कार्तिक ने बोला कि मैं मेरा लैपटॉप बेचूंगा वसंत को। कार्तिक ने बोला मैं मेरा लैपटॉप बेचूंगा वसंत को, प्राइस डिसाइड करेगा कुसुम। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कुसुम। अब कुसुम को कार्तिक ने जरूरी जानकारियां दी ही नहीं, तो कुसुम प्राइस डिसाइड कैसे कर पाएगी? मतलब ये वाला प्रोविजन था सर, प्राइस टू बी डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को आपने जरूरी जानकारियां दी नहीं, तो थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर नहीं पा रही है। अब बताओ क्या होगा? तो भैया यहाँ पे डैमेजेस मिलेगा वसंत को, वेदांत को। सिंपल देखो,
कार्तिक ने एग्री किया कि मैं लैपटॉप बेचूंगा वसंत को, प्राइस फिक्स करेगी कुसुम। कुसुम कौन है? हार्डवेयर की इंजीनियर है। हाउएवर डिलीवरी के पहले कार्तिक ने अपना माइंड चेंज कर लिया और बोला कि मैं कोई पर्टिकुलर्स कोई इंफॉर्मेशन दूंगा ही नहीं कुसुम को, ताकि कुसुम प्राइस सेट कर पाए। अब हुआ ये कि भैया कुसुम जो है वैल्यूएशन कर नहीं पाई, कुसुम ने मना कर दिया वैल्यूएशन करने के लिए। वसंत ने क्या किया? वसंत जो है जो बायर है, वसंत ने बोला कि मेरे को तो लैपटॉप चाहिए। तो उसने वादा किया कार्तिक को कि आप मुझे लैपटॉप दे दो, मैं आपको एक रीजनेबल प्राइस दे दूंगा। हाउएवर कार्तिक ने डिसाइड किया नहीं नहीं मुझे तो लैपटॉप नहीं बेचना। अब वसंत चाहता है एक लीगल एडवाइस कि भैया वैसे तो कार्तिक ने वादा किया था कि लैपटॉप दूंगा, प्राइस डिसाइड करेगी कुसुम, बट कुसुम को उसने लैपटॉप दिया नहीं, जरूरी जानकारियां दी नहीं, तो कुसुम प्राइस डिसाइड कर नहीं पाई। अब कुसुम डिसाइड कर नहीं पाती है तो मुझे बताओ कि वसंत के पास क्या ऑप्शन है? तो वसंत को डैमेजेस मिलेगा। सिंपल है सर, प्राइस डिसाइड होना था थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन किया नहीं, तो जिस भी पार्टी का फॉल्ट है जिसके कारण वैल्यूएशन हो नहीं पाया, वो दूसरी पार्टी को जिसका फॉल्ट नहीं है उसको डैमेजेस देता है ना। वेदर कार्तिक बाउंड है बाय हिज प्रॉमिस एज अग्रीड अर्लियर टू डिलीवर हिज लैपटॉप एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर वो डिलीवर नहीं करता है, क्या अदर रेमेडी अवेलेबल है? तो रेमेडी सिंपल ये है कि हम डैमेजेस ले सकते हैं सर। देखो आंसर देख लेते हैं सर। जहां पे एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं गुड्स को, प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा, और थर्ड पार्टी ने भैया डज नॉट या फिर कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया गया है। इन केस थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट, किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया भैया, उसने प्रिवेंट किया थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड ना कर पाए ताकि वो, तो जो पार्टी एट फॉल्ट लाइबल रहेगा डैमेजेस देने के लिए उस दूसरी पार्टी को जो नॉट एट फॉल्ट है। कुसुम वैल्यूएशन कर नहीं पाई, क्यों सर? क्योंकि कार्तिक ने जरूरी जानकारियां दी नहीं। तो वसंत के पास अवेलेबल है कि वो डैमेजेस ले सकता है हमारे हमारे कार्तिक साहब से। डन सर? हाँ। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलें। तो बी कंपनीज एक्ट का कॉर्पोरेट विल का सवाल है। इस बार एक्सपेक्टेड है कॉर्पोरेट विल से कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन एमटीपी में आ गया है, तो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है कॉर्पोरेट विल से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल जब वो रजिस्टर हो जाते हैं, बाइंडिंग हो जाता है कंपनी और भैया मेंबर का कॉन्ट्रैक्ट? 2 मार्क्स का सवाल पहले भी आ चुका है सितंबर 24 में, और 5 मार्क्स का सितंबर 24 में आ चुका है। फिर आगे बढ़े, एलएलपी में नेम का चेंज करने वाला पूरा भैया थ्योरी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, 6 मार्क्स का सितंबर 24 में पेपर में आया था ये। तो इस बार नेम क्लॉज से आने के चांसेस तो हैं, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे दे दिया है, या फिर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना वो आने के चांसेस भी है। स्मॉल एलएलपी भी यहीं पे दे दिया, स्मॉल कंपनी भी दे दिया, स्मॉल एलएलपी भी यहीं पे दे दिया। स्मॉल एलएलपी में लाखों में चेक करते हैं, 25 लाख 40 लाख याद आ रहा है। और हमारा भैया तीसरा कंडीशन भी हम चेक करते हैं। अच्छा, फिर तीसरे थर्ड का एक ही तरफ चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है सर। ये क्या सवाल बोलता है? पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2 है, मई 25 में आया था 7 नंबर का एग्जाम में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एबीसी रिनाउंड पार्टनर है, मैं तुमको यहां से दिखा देता हूं। एबीसी एंड कंपनी क्रेडिटर के पास जाते हैं, 50 लाख का डेट लेते हैं। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, वो जाते हैं क्रेडिटर के पास 50 लाख रुपए का उधार लेते हैं। एबीसी ने एक नया पार्टनर लाया है, डी एक नया पार्टनर एंटर हुआ है। बिफोर एडमिशन, उसके आने से पहले एबीसी और क्रेडिटर जो है 50 लाख जिसने दिया है, इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो ये नया पार्टनर है ना ये भी लाइबल होगा, ये भी लाइबल होगा। बस सर अब आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। अरे नया पार्टनर जब तक खुद अग्री ना कर जाए, तुम लोग आपस में कितना ही भैया साठ गांठ कर लो, नया पार्टनर लाइबल नहीं होगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है सर। डी नया पार्टनर आ रहा है, डी के आने से पहले एबीसी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया क्रेडिटर के साथ मिलके कि जो नया पार्टनर है वो पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल होगा। क्या इससे डी लाइबल हो जाएगा? द आंसर इज नो सर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं तुम्हारी फर्म में था ही नहीं तो तुम्हारी पुरानी हरकतों के लिए मैं कैसे लाइबल हो जाऊंगा? बिल्कुल लॉजिकल बात है सर। तो समझना बात को यहाँ पे। एबीसी कंपनी जो है ये रिनाउंड पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस कर रही है भैया टेक्सटाइल बिजनेस का, है ना। फर्म ने एक डेट लिया 50 लाख रुपए का, मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी भसड़ लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है, भजन लिखा हुआ है, छोड़ो और एक बार आगे बढ़ो। मिस्टर डी को नया पार्टनर ये लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बिफोर एडमिशन ऑफ मिस्टर डी, अदर पार्टनर एबीसी ने डिसाइड कर लिया ऑन देयर ओन, खुद के दम पे, और एक एग्रीमेंट बना लिया क्रेडिटर के साथ में कि नया पार्टनर जो है वो लाइबल रहेगा एग्जिस्टिंग डेट के लिए थ्रू नोवेशन। जब डी ने ज्वाइन किया उसको पता चला अरे 50 लाख का कर्जा ऑलरेडी मेरे सर पे है क्या आते ही,
तो भैया बताओ क्या पार्टनरशिप में क्या होगा? क्या डी लाइबल रहेगा फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म? द आंसर इज नो। सर डी को लाइबल बनाना है ना, तो कौन सा केस में डी लाइबल बनेगा? कॉमन सेंस है सर। एबीसी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्रेडिटर बाहर का आदमी है, डी नया आदमी है, डी नया आदमी है। जब ये सब मिलके ट्रिपल टाइट एग्रीमेंट करते हैं कि भैया डी भी अग्री कर रहा है, क्रेडिटर भी अग्री कर रहा है और एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है ये लोग भी अग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है डी अब से लाइबल रहेगा, तो डी लाइबल है, वरना डी लाइबल नहीं है। एबीसी ने आपस में मिलके क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट किया, इससे डी लाइबल नहीं होता है। या फिर एबीसी ने आपस में मिलके डी के साथ एग्रीमेंट किया बट क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो भी डी लाइबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो क्रेडिटर मांगेगा। जब तक क्रेडिटर अग्री नहीं करता डी भी लाइबल नहीं होता है। सबका आपस में मानना बहुत जरूरी है, तभी जाके डी लाइबल होगा। अच्छा फिर देखो एक बार आंसर देख लेते हैं सर, यहाँ का आंसर क्या कहता है। पहले पॉइंट का आंसर बोलता है कि लाइबिलिटी ऑफ डी ये रहेगा कि सेक्शन 31 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ नया पार्टनर ऑर्डिनरीली कमेंस होता है फ्रॉम द डेट वो एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में, अनलेस उसने खुद ही ने अग्री किया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि भैया तुम्हारी पुरानी हरकतों के लिए भी मैं लाइबल होऊंगा। जब तक उसने ये बात नहीं बोली है वो उसके लिए लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, नया फर्म इंक्लूडिंग द नया पार्टनर जिसने ज्वाइन किया, क्रेडिटर का कंसेंट जरूरी है कभी भी उसको लाइबल बनाने के लिए, है ना। इन द इंस्टेंट केस डी लाइबल नहीं होगा प्रायर टू हिज एडमिशन। दूसरे पॉइंट पे बोलता है क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर डी एक माइनर होता तो पार्टनरशिप फर्म के केस में बोला गया माइनर लाइबल है, लेकिन टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो उसको मिल रहा है पार्टनरशिप से, जितना हिस्सा उसको मिल रहा है उसके लिए वो लाइबल है। तो माइनर कितने के लिए लाइबल होगा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ उसका हिस्सा जो उसको पार्टनरशिप से मिला, जो प्रॉपर्टी उसको मिली, उसकी खुद की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। एबीसी ने मिलकर आपस में क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट कर लिया और डी तो बेचारा माइनर है, तो क्या डी लाइबल होगा? द आंसर इज नो सर, डी बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा, डी लाइबल यहां पे नहीं होगा। और तीसरा केस बोला क्या डी लाइबल होगा वो अगर मेजर हो गया तो? हो बढ़िया सवाल है। बोलता है कि डी लाइबल होगा क्या जब वो माइनर से मेजर होगा? तो बिल्कुल लाइबल हो सकता था अगर ये 50 लाख का डेट उसके आने से पहले लिया गया होता तो। माइनर लाइबल कब होता है? मेजर बनता है तो माइनर लाइबल होगा जिस दिन से वो माइनर बन के एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में, उस दिन से माइनर लाइबल होता है। हाँ सर बिल्कुल। मतलब एक बात बताओ, माइनर के आने से पहले जो काम पार्टनर ने किया है क्या माइनर उसके लिए भी लाइबल है? नहीं सर, उसके लिए लाइबल थोड़ी है। तो 50 लाख का जो लोन है वो तो माइनर के आने से पहले लिया गया है ना, माइनर उसके बाद की चीजों के लिए लाइबल होगा जब वो मेजर बनेगा, लेकिन पहले की चीजों के लिए थोड़ी लाइबल होगा। बस इसीलिए माइनर लाइबल नहीं होगा। हेंस तो लाइबिलिटी ऑफ डी क्या रहेगा जब वो मेजर बनेगा? अब माइनर पार्टनर मेजर बनता है तो सारे पार्टनर सारे एक्ट्स के लिए पर्सनली लाइबल होता है, सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हेंस डी लाइबल नहीं होगा। एग्जिस्टिंग डेट जो है उसके लिए लाइबल नहीं होगा जो माइनर के आने से पहले हुआ। ये वाला पैराग्राफ हर आंसर में लिखा गया है कि अगर आपस में पार्टनर ने एग्रीमेंट कर लिया कि क्रेडिटर के साथ नया पार्टनर जो है वो लाइबल होगा, इससे ये मतलब नहीं है कि एग्जिस्टिंग डेट के लिए नया पार्टनर लाइबल है। अनटिल एंड अनलेस सब के सब मिलके एक आपस में एग्रीमेंट नहीं कर लेते तब तक नया पार्टनर लाइबल नहीं होता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं। बच्चा सवाल है, बोलता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज था ट्रेडिंग करना प्रॉपर्टी में। अब कंपनी के डायरेक्टर लोगों को भैया लगा कि हमको अपना बिजनेस एक्सपैंड करता है, तो भैया उन्होंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री मार ली। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री मारने के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की उधारी ले ली, है ना। अब मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने अप्रूव नहीं किया इस डिसीजन को, कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया। मतलब तुम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया, चेंज करके 5 करोड़ का लोन लिया, अब पैसा वापस देने से मना कर रहे हो, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन को पूरा करें। कंपनीज एक्ट के तहत क्या रिकोर्स अवेलेबल है? जिसने फाइनेंस कंपनी ने जिसने 5 करोड़ का लोन दे दिया उसके पास क्या ऑप्शन है? तो बोला गया वैसे तो देखो मेमोरेंडम जो है ना वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के। तो जो भी काम वहां पे हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर वो क्या है? ट्रैवल बियॉन्ड करता है पावर ऑफ द कंपनी, हेंस वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। और भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड और इनऑपरेटिव, नॉट बाइंडिंग रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ले लिया तो फोकट का पैसा हमारा हो गया।
5 करोड़ का पैसा हमको मिला है, इसका ये मतलब नहीं हम उसके मालिक बन गए, अभी भी मालिक तो फाइनेंस कंपनी ही है। भले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो गया, भले कॉन्ट्रैक्ट जो है इनऑपरेटिव हो गया, बट पैसा तो किसी और का ही है ना। तो बोला गया कि अब जो है ना कंपनी को रोका जा सकता है कि वो अपने फंड्स को इस्तेमाल ना करे। 5 करोड़ का लोन तो ले लिया, अब हम कंपनी को रोक सकते हैं कोर्ट में जाके कि भैया भले ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया है, लेकिन हम 5 करोड़ अगर खर्च नहीं हुआ है ना तो अभी भी जाके उसको रोक सकते हैं। सर ये वाला प्रोविजन कहां दिया है पता है? मॉड्यूल में ना एग्जाम्पल के अंदर दिया है, और एग्जाम्पल से इंस्टीट्यूट ने ये प्रोविजन का आविष्कार किया है। डायरेक्टली नहीं दिया है, एग्जाम्पल के अंदर दिया है, और एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन बना के ये प्रोविजन से तुम लोगों को रूबरू करवाया है। तो ऑन दिस अकाउंट कंपनी को रोका जा सकता है कि वो उस फंड्स को इस्तेमाल करे अदर देन सैंक्शन बाय मेमोरेंडम, मतलब प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग में तो इस्तेमाल कर सकती है, उसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसको रोका जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये रहेगा कि ना हम उस पे केस कर सकते हैं ना वो हमारे पे केस कर सकता। मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 399 के तहत। तो भैया जो भी आदमी मेमोरेंडम पढ़ के बिना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो खुद जानेगा। यहाँ पे फाइनेंस कंपनी ने 5 करोड़ का लोन दे दिया बिना मेमोरेंडम के पढ़े, तो फाइनेंस कंपनी खुद भुगते, है ना। और यहाँ पे लास्ट में बोला गया कि फाइनेंस कंपनी के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो फाइनेंस कंपनी अपना पैसा रिकवर कर सकती है। जो भी पैसा कंपनी ने यूटिलाइज किया है लॉफुल डेट को देने के लिए, वो पैसा रिकवर हो जाएगा। सपोज करोड़ 5 करोड़ में से भैया 3 करोड़ रुपए लॉफुल एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये 3 करोड़ तो कंपनी अभी भी ले सकती है, क्योंकि जब भी लॉफुल एक्सपेंसेस किया जाता है तो भैया यहाँ पे हम जो है ना स्टेप कर जाते हैं इनटू द शूज ऑफ डेटर, लिखा है क्रेडिटर लिखना चाहिए, हमने जिसको पैसा दिया उसके शूज में हम आ जाते हैं। क्रेडिटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली हम रिकवर कर सकते हैं, जो भी लॉफुल खर्चे किए गए हैं वो रिकवर किया जा सकता है। इस पे एक बार एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन आया था। 5 करोड़ में से भैया 1 करोड़ लेना अलाउड था, है ना। 4 करोड़ और 1 करोड़ दो बार इंस्टॉलमेंट में पैसा आया, 2 करोड़ ट्रेस नहीं हो पा रहा है, बताओ क्या होगा। ऐसा सेम सवाल मैंने टॉप 75 क्वेश्चंस फॉर जनवरी 26 में करवाया है। तुम लोगों को नहीं पता मत देखो, कोई बात नहीं। 7-8 घंटे का 6 घंटे का लेक्चर है मेरे ख्याल से, 6-7 घंटे का टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास। तुम भैया भैया टेलीग्राम चैनल पे जाओ और भैया टेलीग्राम चैनल से ना उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और सारे क्वेश्चंस को एक बार पलटा लो कि सर ने टॉप 75 क्वेश्चंस कौन कौन से बताए हैं फॉर जैन 26। एक बार पन्ने पलटा लो, एटलीस्ट छोड़ के मत जाओ। फोकट में रिसोर्सेस मिल रहे हैं, यूटिलाइज करो, तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा करियर बनेगा। हमारा हमको भैया हमारा काम हो गया। टीचिंग में लोग पैसे के लिए नहीं आते, टीचिंग इज अ पैशन, है ना, कि हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, हमको मदद करना अच्छा लगता है, हमारे कारण किसी का करियर बन रहा है, हमको ये चीजें किक देती है। वरना प्रैक्टिस में भी पैसा है भैया, काम में, हर काम में पैसा है, पैसे की बात नहीं है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं सर, मैं आगे चलता हूं, तुम्हारा टाइम मुझे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, जनवरी 26 को बिल्कुल टाइम नहीं है, समझना बात को। मई 25 का 3 नंबर का ये सवाल आया था। यहाँ पे फिर वही बात, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, क्या वो बांट सकती है? नहीं सर, क्या फिर भी पढ़ा दूं क्या क्वेश्चन को? पढ़ा देता हूं यार। देखो 50 लाख रुपए डिविडेंड है भैया, है ना, रजिस्टर हुई, उसका शेयर कैपिटल है 50 लाख का, 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। सेक्शन 8 कंपनी जो है ना वो क्या करना चाहती है, बहुत प्रॉफिट आया, 75% मेंबर ने डिमांड किया कि 10% डिविडेंड बांट दो। क्या सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांट सकती है? नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पूरा लिख दो और उसके बाद बता दो कि डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर सकती, उसका ऑब्जेक्ट का काम है, उसका काम है अपने प्रमोट करना ऑब्जेक्ट को, ना कि भैया डिविडेंड बांटना। और जो पैसा बच गया, प्रॉफिट आया, तो भी वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लगाएगी। ठीक है। एसआर पास इन द ईजीएम टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये इनवैलिड है। एसआर पास कर लो आप, 100% अप्रूवल ले लो, ये इनवैलिड कहलाता है। थ्योरी क्वेश्चन तुम देख लेना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी का लायबिलिटी को एक्सटेंसिव चलता है। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह पॉइंट है, देख लेना। ये छोटा सा पॉइंट है, आसान है बहुत है। देखो एबीसी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया डी को कि हम तेरे को 6000 रुपए देंगे, एग्जामिन करो क्या डी जो है किसी एक से भी पैसा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ये तीनों की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल दोनों होती है। क्या सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, अगर सी से पूरा पैसा ले लिया गया, क्या वो रिकवर कर सकता है ए और बी से? अगर ए और बी सॉल्वेंट है तो भैया सॉल्वेंट है तो इक्वल शेयरिंग लेंगे, 2000 2000 2000 तीनों देंगे। और अगर ए इनसॉल्वेंट हो गया, ए अगर इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ पैसा दे सके, तो ए को देना था 2000, तो ए का जो 2000 है वो तो आएगा नहीं, तो यहां पे 1000 जोड़ दो, उसका नुकसान जो है वो हम दोनों इक्वली उठाएंगे। दोनों जो है सी और बी दोनों इक्वली उठाएंगे 3-3 हजार रुपए। एक बार फटाक से मैं आंसर दिखा देता हूं, देखो
यहाँ पे बोला गया जहां 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर वादा किया है कि हम तुमको भैया पैसा देंगे, तो कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर नहीं होता है, तो जॉइंटली वो लोग प्रॉमिस को पूरा करेंगे। कोई एक मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव प्लस बाकी सर्वाइविंग पार्टनर्स और बाकी जो अगर सबके सब मर गए तो भैया सबके सबके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स जो है ना वो जॉइंट और सेवरल रहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है तो देखो डी जो है किसी एक से भी पैसा ले सकता है 6,000 रुपए। अगर सी को पैसा देना पड़ा तो सी कंट्रीब्यूशन ले सकता है दोनों से इक्वली, और अगर ए जो है ना ए अगर कुछ पैसा नहीं देता है तो सी और बी जो है ये दोनों के दोनों 3-3 हजार रुपए उठाएंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन देख लेना, इस बार आने के चांसेस थे, एमटीपी में आ गए, अब आने के चांसेस थोड़े से कम है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस के बारे में आ गया है, इस बार वेरी हाई चांसेस के टाइप्स ऑफ लॉज आ जाए या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम आ जाए, वेरी हाई चांसेस है। ठीक है, ये 5 का ए का सवाल देखना, ये सोगा का सवाल है, यहाँ पे बढ़िया सवाल है। देखो मैंने तुम्हारे चार्ट में पहले ही प्रिपेयर कर दिया है कि अशोक ने मंगेश को माल बेचा, मतलब कैमरा दिया। अशोक ने मंगेश को कैमरा दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे, राइट सर। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? अगर टाइम डिसाइडेड है, उस टाइम के अंदर माल वापस नहीं आया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। टाइम डिसाइडेड नहीं है और रीजनेबल टाइम के अंदर माल वापस नहीं आया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। या फिर मंगेश सामने से फोन करके बोल दे कि भैया मैंने तो माल रख लिया है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। और ये दोनों केसेस नहीं है तो अगर गुड्स को कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी हरकत की गुड्स के साथ में कि मान लिया जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। मैंने कपड़ा बेचा था, मंगेश ने कुछ नहीं बताया, कपड़े पहन के अगले दिन पार्टी में चला गया, अशोक मान लेगा कि मंगेश ने कपड़े खरीद लिए हैं, बस तुमको समझाने के लिए। तो अशोक ने मंगेश को सेल और रिटर्न बेसिस पे माल बेचा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई क्या सर? अभी तो सर रिटर्न, अभी सेल और रिटर्न बेसिस पे चालू है। मंगेश ने ये माल राहुल को बेच दिया, कैमरा मंगेश ने राहुल को बेचा, सेल फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे। अरे मैंने हमेशा क्लास में ये बताया था, सेल और रिटर्न बेसिस पे 3 कंडीशंस देखते हैं, सेल फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे सिर्फ एक कंडीशन देखते हैं, रोकड़ा दे माल ले, पैसे दे माल ले। तो क्या यहाँ पे पैसे दिए गए थे? नहीं। राहुल ने क्या किया, सेल और रिटर्न बेसिस पे आगे विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश ये विशाल को दे दिया। सर नहीं समझ में आया। अशोक ने कैमरा बेचा मंगेश को सेल और रिटर्न बेसिस पे, प्रॉपर्टी अभी अब मंगेश की हुई नहीं है, बट मंगेश ने क्या किया, राहुल को प्रॉपर्टी बेच दी। तो अगर गुड्स के साथ ऐसा कुछ किया तो इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस मानेंगे, मंगेश की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। अब कैमरे का मालिक मंगेश है और सेल और रिटर्न बेसिस पे मालिक कब बनते हैं? जब पैसा दे देते हैं तब बनते हैं। तो यहां पे राहुल को माल कैसे मिला? सेल फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे मिला। बट राहुल ने क्या किया ना, माल आगे विशाल को बेच दिया बिना कैश दिए मंगेश को। मतलब भैया राहुल की प्रॉपर्टी तो हुई ही नहीं, राहुल के पास ओनरशिप नहीं आई है। क्यों सर? अरे राहुल जब तक पैसा नहीं देगा तब तक मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि मंगेश ने राहुल को जो माल बेचा है, कैमरा बेचा है, वो सेल फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे बेचा है। तो मालिक अभी भी कौन है? मंगेश है। अब राहुल ने विशाल को दे दिया सेल या रिटर्न बेसिस पे विदाउट पेइंग कैश। तो जब तुम खुद मालिक नहीं हो तो आगे कैसे सामने वाला मालिक बन सकता है भैया? तो यहां विशाल भी मालिक नहीं बनेगा। अब विशाल से हुआ ये कि कैमरा चोरी हो गया, बताओ किसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? कहा पूछ रहा है सवाल। सर लाइबिलिटी अकेला मंगेश की रहेगी, क्योंकि मंगेश ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी राहुल को, सेल और रिटर्न बेसिस पे इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस माना जाएगा और मंगेश मालिक बन गया। अब मंगेश की प्रॉपर्टी है और आगे कुछ भी होता है प्रॉपर्टी में तो मंगेश लाइबल होगा। चोरी हो गया, चोरी से पहले विशाल ओनर नहीं था, राहुल भी ओनर नहीं था, अकेला मंगेश लाइबल होगा। सवाल पढ़ लेते हैं सर। देखो अशोक एक ट्रेडर है, उसने डिलीवर किया कैमरा मंगेश को सेल या रिटर्न बेसिस पे। अच्छा सर उसके बाद क्या हुआ? मंगेश ने ये कैमरा दे दिया राहुल को सेल फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे। बिल्कुल सर। राहुल ने ये चीज विशाल को दे दी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बिना कैश दिए मंगेश को। मतलब राहुल खुद मालिक बिना बने आगे माल दे दे रहा है। द कैमरा जो पोजीशन में था विशाल के वो लॉस्ट हो गया, भले ही उसने बहुत ध्यान रखा तब भी। बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत क्या आंसर होगा? तो हमको पता है सर आंसर ये होगा कि मंगेश अकेला लाइबल होगा। क्यों सर? जब गुड्स डिलीवर हो गए हैं बायर को ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस पे तो प्रॉपर्टी पास होती है बायर को, अगर उसने इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस वाला कुछ काम कर दिया हो तो यहाँ पे मंगेश ने डिलीवरी ली कैमरा को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे और राहुल को दिया फॉर कैश ओनली या रिटर्न बेसिस पे। थर्ड कंडीशन लग रही है समथिंग टू द गुड्स
कर दिया है जिससे एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो प्रॉपर्टी मंगेश को ट्रांसफर हो गई। राहुल ने डिलीवर कर दिया विशाल को कैमरा ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बट राहुल तो भैया राहुल ने पैसा दिया नहीं, तो राहुल क्या नहीं बना, राहुल इज नॉट लाइबल टू पे द प्राइस, क्योंकि राहुल मालिक नहीं बना है। अब विशाल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया भैया। विशाल ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस पे था और विशाल से चोरी हो गया। विशाल अब लाइबल नहीं है क्योंकि विशाल भी मालिक नहीं बना है। मंगेश अकेला लाइबल रहेगा, सोलली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कब आया था, सितंबर 24 के 3 मार्क्स का सवाल था। यहाँ पे ये हुआ कि अंसारी ऑफ जयपुर ने क्या किया ना, बाबूराम को, अंसारी ऑफ जयपुर ने क्या किया, बाबूराम को माल बेचा। ठीक है, माल बेचा, सोल्ड आउट किया। उसने डिलीवर कर दिया टीवी चेतन को। अंसारी ने बाबूराव को, बाबूराम अंसारी ने बाबूराम को माल बेचा और माल पहुंचाने के लिए कैरियर को माल दे दिया, मतलब ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया। ट्रांसपोर्टर का नाम है चेतन। अब जब माल रास्ते पे था तो बाबूराम ने उसको फर्दर सेल कर दिया। भैया मेरे पास कौन है, बाबूराव। माल किसके पास है, किसको जा रहा है, अंसारी माल बेच रहा है बाबूराव को, बाबूराम को, है ना, बाबूराव नहीं कर रहा है, अंसारी माल बेच रहा है बाबूराम को। बाबूराम ने रास्ते पे माल है और किसी और को बेच दिया। बट हुआ यहाँ पे ये कि जो हमारा कैरियर है मिस्टर चेतन, है ना, उसने मना कर दिया। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू बाबूराम। क्या यहाँ पे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया जा सकता है? द आंसर इज नो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है अगर कैरियर, हमारे ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया माल डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे अब हुआ ये कि चेतन ने माल डिलीवर करने से मना कर दिया, तो बाबूराव को माल मिला नहीं, बाबूराम को माल मिला नहीं। बाबूराम ने जिसको माल बेचने का वादा किया था वो भी टूट गया। तो क्या बाबूराम यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है अंसारी से? आंसर इज यस सर, बिल्कुल। जब्बान की वैल्यू है सर, जब्बान की, है ना। बाबूराम ने जबान दे दिया था, अब तुम्हारे कैरियर मिस्टर चेतन ने माल डिलीवर करने से मना कर दिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है बाबूराव भी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। तो जहां पे कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया माल देने से, तो ट्रांजिट लॉस्ट हो जाता है, कम्स टू एन एंड। बायर को नुकसान हुआ ड्यू टू नॉन डिलीवरी। सेलर यहाँ पे जो है ना, ही कैन सू सेलर फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है, चेतन ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया माल देने के लिए, ह्यूज लॉस हुआ। अंसारी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंड हो गया है भैया, खत्म होने को है। देखो, है ना, कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस है जहां पे कोर्ट एट द सूट ऑफ पार्टनर डिसॉल्व करेगा। दुनिया भर के केसेस थे, है ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल यहाँ पे बार बार लॉसेस हो रहे हैं, वो सारा केसेस तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत राइट ऑफ बेलर बताओ, रॉन्ग डूअर के सेम दोनों, जो ओनर कर पाता वही मैं भी कर पाऊंगा। ड्यूटीज ऑफ बेली मिक्स, पॉनी मिक्स मत करना, वापस करना, ये सारी चीजें हैं, है ना। और लास्ट में बोल दिया गया कि राम ने परचेज किया एक सेकेंड हैंड कार मिस्टर रोहन से 5 लाख रुपए के लिए, 5 लाख के लिए गाड़ी खरीदी, है ना, 4 लाख रुपए तुरंत दे दिया और वादा किया मैं 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन वो उसने क्या किया ना, वो रिमेनिंग अमाउंट दे नहीं पाया। ऑन 5 जनवरी राम को एक इनविटेशन आया, राम ने गाड़ी खरीदी थी, राम को इनविटेशन आया रोहन की वेडिंग का, मतलब सेलर की शादी का इनविटेशन आया। राम ने एक चेक लगा दिया 51,000 का एज अ गिफ्ट बाय पोस्ट। गिफ्ट किया है भैया, 7 नंबर का मई 25 में सवाल आया था। बहुत ही लप्पू सा सवाल, बहुत ही बच्चा सा सवाल, जहां पे बोला गया कि गिफ्ट के केस में क्या 138 लगेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है। नहीं सर, गिफ्ट, मोरल ऑब्लिगेशन, है ना, सिक्योरिटी, ये सब चीजों में बिल्कुल भी हमारा 138 नहीं लगता है। रोहन ने डिपॉजिट कर दिया चेक, ये रिटर्न कर दिया गया अनपेड। अब रोहन कंसीडर कर रहा है इसको ऑफेंस, क्या राम लाइबल है? रोहन क्या इसको ऑफेंस मान सकता है? द आंसर इज नो सर, 138 गिफ्ट के केस में नहीं लगता है। पूरी कहानी लिख देना, बैंकर ने पैसा वापस कर दिया, अनपेड अमाउंट है, तो गिफ्ट डोनेशन पे 138 नहीं लगता है। सीधे मैं कंक्लूजन पे चल रहा हूं। तो रोहन ने रिसीव किया चेक फ्रॉम राम 51,000 एज अ गिफ्ट इन मैरिज, ये फॉल नहीं करता 138 के अंदर। लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए। गिफ्ट जो है भैया, यहाँ पे ऐसा बात बनेगा नहीं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, तो 138 यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर तुमको पता है, सितंबर 24 और मई 25 में आया है ना। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन है, ये भी तुमने देखा है, 6 मार्क्स का मई 25 में आया है। आरटीपी सितंबर 25 और जैन 25 में आया था कि गुड्स का क्या होगा जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है स्पेसिफाइड गुड्स का बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल जो है ना, वो क्या हो रहा है, गुड्स खराब हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लास्ट में बोला गया कौन कौन से ऐसे केसेस है यहाँ पे कंडीशन को आप वारंटी के जैसा ट्रीट करोगे। ये भी हमारे 4 केसेस है, 2 हमारे कंपलसरी और 2 वॉलेंट्री। सारे थ्योरी क्वेश्चंस तुम एक बार गो थ्रू कर लेना, केस स्टडीज जितने थे मैंने बता दिया।
एमटीपी में ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं था। द रीज़न बीइंग सर कुछ भी नया था नहीं, कुछ भी नया नहीं था, एक सवाल भी नया नहीं आया। बस जानने लायक बात ये थी कि सर पैटर्न जो है इंस्टीट्यूट ने पूरा सितंबर 25 तक का जो था वही एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, तो हमारे लिए सर ये बात ध्यान में रखने की है। बाकी सर जैन 26 की बढ़िया तैयारी करो, मैं प्रे करूँगा तुम्हारे लिए, है ना? तुम लोगों का एग्ज़ाम आता है, हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और इसके लिए तो मेरी हालत और ख़राब हो जाती है कि तुम लोग मुझ पे इतना विश्वास करते हो, इतना प्यार दिखाते हो कि भैया 80,000 बच्चों में 65,000 बच्चों ने मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इतने बच्चे देखेंगे तो मुझे डर लगना जायज़ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक का मिसयूज़ ना हो जाए इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं बच्चे ऐसा ना हो कि पूरा उस पे डिपेंडेंट हो गए। मैंने बार-बार बोला इम्पोर्टेंट को ज़्यादा वेटेज देना, बाकियों को भी करना। लेकिन इतना ज़रूर है तुम सिर्फ़ इम्पोर्टेंट भी करोगे तो पास तो हो जाओगे सर। इतना तो विश्वास है मुझे खुद के प्रेडिक्शन पे, खुद के ऊपर भी, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर भी। डन सर? सो थैंक यू सो मच पीपल। एमटीपी 2 का जो हमारा मेन टॉपिक था, जो काम की चीज़ थी, हमने सारा डिस्कस कर लिया। थोड़ा स्पीड लगा हो तो स्लो करके देख लेना, है ना? सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, कोई एक भी नया क्वेश्चन नहीं था, बस हम रिवीजन कर रहे थे इसलिए मैं थोड़ा-सा स्पीड था, है ना? और बाकी सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।